अच्छा, कभी सोचा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आखिर चलता कैसे है? हमें जज तो दिखते हैं, पर पर्दे के पीछे कौन है जो इस पूरी मशीनरी को चला रहा है? आज हम संविधान के दो ऐसे ही थोड़े कम जाने पहचाने आर्टिकल्स को समझने वाले हैं जो सच में कोर्ट के इंजन रूम जैसे हैं। चलिए देखते हैं ये है क्या। हाँ, बिल्कुल, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जजों के बारे में, उनके बड़े-बड़े फैसलों के बारे में तो खूब बात करते हैं, लेकिन उन सैकड़ों लोगों और नियमों का क्या, जिनके बिना कोर्ट का काम एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकता? तो आज हम इसी बिहाइंड द सीन्स की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कई आर्टिकल्स हैं, लेकिन आज हमारा फोकस आखिरी दो पर है, आर्टिकल 146 और 147। आप इनको कोर्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। एक तरफ इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ नियमों को समझने का तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 146 की। ये आर्टिकल सीधा सीधा कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि प्रशासनिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनकी सर्विस की शर्तें क्या होंगी, ये सब कुछ। देखिए, इस पूरे आर्टिकल का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में है। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है। यह बहुत बड़ी शक्ति है और यही चीज इस आर्टिकल को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो चलिए इन शक्तियों को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी वो सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। दूसरा, सर्विस की शर्तें क्या होंगी ये नियमों से तय होता है, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इनकी सैलरी और भत्ते वो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि इनके वेतन पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, और यही बात इनकी आज़ादी को, इनकी स्वतंत्रता को पक्का करती है। ठीक है, तो प्रशासन की बात तो हो गई, लेकिन कानून की व्याख्या, उसके इंटरप्रिटेशन का क्या? यहीं पर आता है आर्टिकल 147। ये आर्टिकल एक तरह से हमारे संविधान की डिक्शनरी या गाइडबुक की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि कानून को समझने में कोई कंफ्यूजन न हो। आर्टिकल 147 का काम बहुत सीधा लेकिन बहुत अहम है, कानूनी भाषा में क्लैरिटी लाना। ये पक्का करता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी हिस्से की व्याख्या करे तो शब्दों का मतलब एक जैसा रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। इससे क्या होता है? इससे फैसलों में एक तरह की स्थिरता और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी आर्टिकल 146 और दूसरी तरफ इंटरप्रिटेशन यानी आर्टिकल 147। अब सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? चलिए इसी को समझते हैं। और इसका जवाब एक ही शब्द में है, न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये दोनों आर्टिकल्स मिलकर एक ऐसा कवच तैयार करते हैं जिससे हमारी न्यायपालिका किसी भी बाहरी दबाव के बिना काम कर सके। जरा सोचिए, अगर कोर्ट के स्टाफ की सैलरी या उनकी नौकरी सरकार के हाथ में होती तो क्या कोर्ट बिना किसी डर के निष्पक्ष फैसले दे पाता? शायद नहीं। इसीलिए ये नियम इतने छोटे दिखते हुए भी हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत मजबूत पत्थर हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसके जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये बातें अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, आर्टिकल 146 कोर्ट के हार्डवेयर यानी पूरे प्रशासनिक ढांचे को संभालता है और इसका कंट्रोल चीफ जस्टिस के पास है। वहीं आर्टिकल 147 कोर्ट के सॉफ्टवेयर की तरह है, जो विचारों को, कानून की समझ को सही दिशा देता है। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, अगर ये व्यवस्था न होती, अगर कोर्ट का स्टाफ और नियम सरकार के किसी और अंग के कंट्रोल में होते, तो हमारी न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र रह पाती? इस सवाल का जवाब ही इन दो साधारण से दिखने वाले आर्टिकल्स की असली ताकत बताता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।